हेलो आप लोगों को सेट 44 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप देख लीजिए, अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए, चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। सी तो तुम्हारा पहला होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है। अब सी के बाद ए ऑलरेडी आया हुआ है। सी तुम्हारा ऑमनिवोर का इंट्रोडक्शन है, तो वो तुम्हारा पहला, और दोनों में सी के बाद ए आया हुआ है। अब अगर यहां पे लिया जाए कि मेटाबोलाइजिंग फैट, प्रोटीन, फाइबर, तो उनका तुम्हारा खाने पीने से तो डी ही जुड़ा हुआ है ना। इनटू देयर डाइट, ठीक है, क्योंकि तुम ध्यान दो बी पे, मेनी डाइवर्स एनिमल्स कैटेगराइज एज ऑमनिवोरस मे बी डिवाइड इनटू सब कैटेगरी। यहां पर तो उनके सब कैटेगरीज में डिवीजन की बात हो रही है। अभी उनके खाने का क्या उनका तरीका होता है वो लिखा हुआ है। तो तुम्हारे सी और ए के बाद पहले डी रखो और उसके बाद उनको उनके डाइटरी हैबिट पे हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ये जाएगा। नेक्स्ट, पीपल लाइक, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम। अब ये एक वॉइस का है जिसमें सब्जेक्ट के बाद एक खास स्ट्रक्चर है वॉइस में चेंज करने में। सब्जेक्ट के बाद लाइक लगा हुआ हो, इसके साथ ऑब्जेक्ट डाल के आगे में टू भी1 भी कभी देता है और कभी भी4 भी देता है, क्योंकि लाइक के बाद आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर इसका वॉइस चेंज करना हो तो उसका रूल ये होता है कि सब्जेक्ट और लाइक को चेंज मत करना, एज इट इज उतार के रख देना। ठीक है, और इसके फॉर्म को अगर टू भी1 है तो उसको टू बी भी3 कर देना, और अगर भी4 है तो बीइंग भी3 कर देना। मतलब चेंज ये वर्ब का फॉर्म होगा, ये नहीं, लाइक नहीं। तो ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल। ठीक है, एक्सेप्ट का जो मीनिंग होता है ना, उसके लिए दो और वर्ड लगाते हैं एक्सेप्ट वाले मीनिंग में। एक देन भी लगाते हैं और एक बट भी लगाते हैं, दो और लगाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट, हर एक्सेप्ट को हटा के हम देन और बट लगा दें। रूल ये है कि अगर पहले कहीं अदर लगा हुआ है तो आपको देन लगाना होगा। एवरीवन केम अदर देन राम एक्सेप्ट राम। एंड अगर एल्स, नथिंग, नन, ऐसा कुछ रखा हुआ है, यहां तो नथिंग एल्स भी दोनों के साथ में कर दिया है, तो आपको बट लगाना होगा। ठीक है, he did nothing else to play। अब आप चाहो तो इसमें एक टू को हटाकर और बट के बाद जो भी1 आएगा, he did nothing else but play। इस बट के बाद अगर वर्ब रखना होगा, देन के बाद रखना होगा, तो टू भी1 नहीं, भी1 रखना होगा। नेक्स्ट, आप जरा ध्यान दो कि बॉम्ब के विस्फोट से पैदा होने वाले आग को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फायर स्टॉर्म। फायर ट्रैप एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे तुरंत आग लगने की संभावना हो, उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, उसको फायर ट्रैप बोलते हैं, और वहां से बचना मुश्किल हो।
फायर लाइटर ऐसे जगह को बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें तुरंत आग लग जाए। कोई ऐसी वस्तु जिसमें तुरंत आग लग जाए उसको फायर लाइटर बोलते हैं। फायरवॉल, फायर को रोकने वाला, एक तो ये एंटीवायरस जो कंप्यूटर में लगाते हैं सुरक्षा के लिए वो भी, और फायरवॉल एक और जो आग के फैलने से रोकने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बनाया जाए उसको फायरवॉल भी बोलते हैं। ये तुरंत आग लगने वाली वस्तु, ये बिल्डिंग जहां पे आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो और बचना मुश्किल हो, और बॉम्ब से फैलने वाले आग को फायर स्टॉर्म कहा जाता है। सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन होता है जब आप किसी भी बात को घुमा फिरा के, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, घुमा फिरा के कही गई बात को सर्कमलोक्यूशन, एक सिंपल बात को भी घुमा फिरा के कहा जाए, दैट इज कॉल्ड सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट, ये एक बहुत टफ नेचर का पैसेज था। इन मोस्ट इंटरप्राइजेज अराउंड द वर्ल्ड, इंटरप्राइज मीन्स कंपनीज, दुनिया के अधिकतर कंपनीज में इट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज अंडरगोइंग द रैपिड अपग्रेडेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां जो चीजें लगती हैं उसमें बहुत तेजी से अपग्रेडेशन हो रहा है। परहैप्स इट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डैश इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आप जरा सोचिएगा कि ये ग्रोथ के अलावा और कोई वर्ड तो जाएगा नहीं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में जो ग्रोथ का ये डायरेक्ट परिणाम है, डायरेक्ट परिणाम है वो। ठीक है, अब आपका 7 नंबर में आप जरा देखो कि क्या लगा हुआ है। आपके पास दो जगह पे ये जो वर्ड डाला हुआ है ये कंजंक्शन की तरह वर्ड है। आपका ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है। रिलेटिव प्रोनाउन जब लगेगा तो आपका आगे में एक सेंटेंस भी चाहिए। अगर आप वेयर लगाते हो तो वेयर विथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस डैश इन्वेडिंग आवर कंसिस्टेंस एवरी डे। अब इन्वेडिंग इज इन्वेडिंग होता, इसीलिए आपको यहां पे हेंस लगाना होगा। हेंस ग्रोथ हो रहा है इसीलिए विथ न्यू टेक्नोलॉजीज, और हेंस के बाद हमको हम सेंटेंस को पूरा नहीं भी रख सकते हैं। हेंस इल विथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज ना, इन्वेडिंग आवर कंसिस्टेंस एवरी डे। इन्वेडिंग आवर कंसिस्टेंस मतलब हमारे सामने में आ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज का मीनिंग तो यहां पे है, बिजनेस रिलेशंस नहीं, बिजनेस की संभावनाएं। प्रॉस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटीज, इसीलिए बिजनेस की नए नए पॉसिबिलिटीज हमारे सामने में आ रही हैं। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज द एडॉप्शन ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। मैंने एक वर्ड दिया एडॉप्शन, अपनाना इस न्यू टेक्नोलॉजी को। डेवलपमेंट तो ऑलरेडी इधर हो रहा था, एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्ब करना, और आगे में तुमको पता चलेगा उसको अपनाने के लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी दैट लूम्स लार्ज। इस फ्रेज को याद रखना, बड़ा अच्छा फ्रेज है। एक संकटपूर्ण स्थिति का किसी के सामने में खड़ा होना, लूम लार्ज का मतलब होता है कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अराइज। सो इस टेक्नोलॉजी को अपनाना एक समस्या के रूप में खड़ा है, एक मुद्दे के रूप में, समस्या के मुद्दे के रूप में खड़ा है। डैश चीफ आईटी ऑफिसर ऑफ एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उनके जो चीफ आईटी ऑफिसर होते हैं उनके सामने में यह समस्या के रूप में खड़ा है। इस टेक्नोलॉजी को अपनाना, एडॉप्ट करना। फेस, कंफाउंड,
कंफाउंड का मतलब होता है एक समस्या जो किसी को विचलित कर सकती है। देखिए, ये दोनों अच्छा है, दोनों सही हो सकता है, बट जब कंफाउंड है तो कंफाउंड मीन्स टू बैफल समबडी, कंफ्यूज कर दिया है, कर देना। और लूम लार्ज के चलते ये वाला वर्ड ज्यादा अच्छा है। ये सीरियसली अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, और अगर आपका 4 के करीब में सही हुआ है तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बशर्ते आपने एक छोड़ दिया हो। बेन, बेन का अगर अपोजिट देना है तो ब्लेसिंग होगा। बेन का मतलब तो कर्स होता है। बेन का बून और ब्लेसिंग का कर्स। स्कूर्ज, स्कूर्ज दैट इज, हम लोग बोलते हैं किसी वो अभिशाप, मतलब कोई वेरी बैड थिंग दैट परेशान करता है, आक्रांत करता है। करप्शन हैज प्रूव्ड अ स्कूर्ज फॉर द कंट्री। तुम इसको कर्स भी रख सकते हो कि ये कर्स हो सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, dozens of dogs in Norway have recently been hit by a mysterious and at times एक mysterious illness, raising concerns among the dog owners. डॉग ओनर्स में चिंता हो गया है। फैटल तो होगा ही होगा। ड्रियरी का मतलब डल, डेस्परेट बेचैन, एंड सस्पिशियस संदिग्ध, जिसपे हमारा डाउट क्रिएट हो। फैटल मतलब होता है ना लिथल, घातक, जान लेने वाला, और इलनेस है। मिस्टीरियस एक डिजीज है, मतलब उसका कारण नहीं समझ में आ रहा है, और एट टाइम्स, बहुत बार वो जान लेने वाला भी होता है, तो फैटल हो गया। मेंड हिज वेज। अब जरा आप इस पे ध्यान दो कि मेंड वेज का मतलब होता है अपने तरीके को, अपने, अब रोहित विल हैव टू मेंड हिज वेज इफ ही वांट्स टू कीप दिस। अगर वो अपनी इस नौकरी को रखना चाहता है, यू कैन नॉट इंप्रूव अपने काम को, नहीं, अपने हैबिट को इंप्रूव करना, अपने चाल चलन को ठीक करना। मेंड वंस वेज, चाल चलन को ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, द कंपनी होप्स टू इवेंचुअली प्रोवाइड, और यहां देखना, आपके पास यही लगता है ना, सिर्फ पेरिस से ही सेकेंड टू तो होता है, सेकेंड टू नन, मतलब एकदम सेकेंड टू नन अगर हम बोले तो मतलब इसके आगे कोई नहीं है, वो किसी का सेकंड नहीं है, मतलब ये फर्स्ट है, अपने आप में दम अच्छा है। सेकंड ओनली टू, मतलब उसके आगे सिर्फ पेरिस है। आप देख लो, ओनली सेकंड टू पेरिस, सेकंड टू ओनली पेरिस, सेकंड ओनली, ये वाला स्ट्रक्चर प्रॉपर है। सेकेंड और टू के बीच में ओनली लगेगा। आई डिड नॉट वेट देयर, अब निड नॉट ऑलरेडी सब जगह है, देयर का तो भीतर जाएगा तो हियर हो जाएगा, और यहां पे ही सेड आई, तो ओ सॉरी, यू होगा ना, दो लोग हो गए ना, तो उसने अगर मेरे को बोला है तो यू बोलेगा। आई एम सॉरी। नेक्स्ट, एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब एक्सेसिव एडमिरेशन, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा किसी की, तो वो फ्लैटरी में चला जाएगा,
ठीक। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब जो हैबिचुअली चुप रहे, कम बोले, तो उसका उल्टा तो कम्युनिकेटिव ही ना, अपने बात को कम्युनिकेट करने वाला। सोफिस्टिकेटेड दैट इज सभ्य के सेंस में। हैबिचुअली साइलेंट इज रेटिसेंट, कम्युनिकेटिव वन हु एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ क्वाइट फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, जरा तुम ध्यान दो। बी आएगा, तुम अगर ध्यान दो तो सी के बाद ए आएगा। तुम ध्यान देना जरा। एडिक्शन ऑफ एनी काइंड, क्योंकि सी को फर्स्ट सेंटेंस में नहीं दिया है। इंक्लूडिंग एल्कोहलिक एडिक्शन इंपैक्ट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ। हर तरह का एडिक्शन व्यक्ति के इंडिविजुअल लाइफ पे असर डालता है। अब उसके बाद तो ए आएगा, ना सिर्फ उसको सोशल सर्किल से दूर कर देता है, बल्कि उसके प्रोडक्टिविटी पे भी बुरा असर डालता है। तो तुम्हारा सी और ए तो एक साथ रहेगा ही रहेगा। अब ये सी ए के साथ है बी डी पहले की डी बी, तो नेचुरली पहले बी आएगा तब डी आएगा ना, क्योंकि क्या लिखा हुआ बी में कि पीपल बिगिन ड्रिंकिंग फॉर द सेक ऑफ इट, लोग सिर्फ पीने के लिए पीना शुरू करते हैं, एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स अ हैबिट। उसके बाद वंस इट बिकम्स अ हैबिट, तो पहले बी और तब ए, एक बार जब ये हैबिट बन जाए तो बी के साथ डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस भी टू आता है, तो स्टूड तो सही है। अभी ये सही समय है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ये नहीं है कि उसको अपने दोनों पैर पे खड़ा होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए लिटरल मीनिंग थोड़ा ही है, ये तो इंडिपेंडेंट होने की बात हो रही है ना, और इंडिपेंडेंट होने की बात हो रही है ऑन हिज ओन लेग्स। टू यहां लगाना जरूरत से ज्यादा वो फालतू का था, मीनिंगलेस था। वो काम नहीं करेगा जब तक उसको कंपेल नहीं किया जाए। यहां अगर नॉट लगाने की जरूरत है तो तुम्हारे पास कंजंक्शन सिर्फ एक ही है, अनलेस। अनलेस ही जब लगता है तो आगे वाले सेंटेंस में वर्ब नेगेटिव हो जाता है। अनलेस यू गो का मतलब होता है अगर तुम नहीं जाओगे, या जब तक तुम नहीं जाओगे। अगला सेंटेंस, मेक अमेंड्स फॉर, दैट इज अपनी गलती का क्षतिपूर्ति करना। हमने कुछ गलती किया है और उसके लिए हम भरपाई कर रहे हैं, तो आई एम मेकिंग अमेंड्स फॉर दिस। नेक्स्ट, अब तुम अगर देखो शुरुआत में, तो तुम शुरू में तो सी रखोगे, एक बात पक्का है। इट इज ट्रू दैट मेनी टाइप्स ऑफ शार्क्स मस्ट कीप मूविंग, मस्ट कीप मूविंग। अधिकतर बहुत सारे टाइप के शार्क को लगातार घूमना पड़ रहा है, घूमना जरूरी है। सी तुम्हारा पहला, अदर टाइप्स ऑफ शार्क्स आर एबल टू रिमेन स्टेशनरी, और कुछ बाकी के टाइप के शार्क होते हैं वो एक जगह स्थिर होकर रहेंगे, तो सी के साथ तो डी ही आएगा ना। उसके बाद जो डालना है तो सी के बाद डी आएगा। नेक्स्ट, वी एडेड अप द मनी वॉज एडेड अप, तो सीधा बस यही दिया हुआ है ना, अगले सेंटेंस को तो देखना भी नहीं था, अगले सेंटेंस पे नजर नहीं डालना है। दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी,
अब आपका इस सेंटेंस में भी, पिछले सेट में भी शायद था एक पूरा सेंटेंस अंडरलाइन किया हुआ, इस सेट में भी देखो पूरा सेंटेंस अंडरलाइन किया हुआ है और ओनली का जगह खाली बदल रहा है। और वो आपको पता है कि वो सिर्फ तभी काम करते हैं, सिर्फ तभी जब उनके पास पैसा नहीं हो। तो ओनली को तो व्हेन के साथ आना होगा, बस इसी से बना लेना था। एंड एक्वेटिक में सी नहीं होगा, एक जलीय, जल से जुड़ा हुआ। एक्वीज, किसी के बात को बिना मन के स्वीकार कर लेना, मन नहीं मान रहा है तब भी हम स्वीकार कर रहे हैं। एक्विटल, एक्विट, किसी को दोष सजा से बरी करना, उसी का ये नाउन है एक्विटल। सो मॉडरेट लेवल पे पेपर था, आपके पीटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेट्स सी, क्लोज टेस्ट सीरियसली भारी था। बताना कैसा लगा क्लोज टेस्ट बनाया हो तो। सी यू देन, थैंक यू।